बिहार की सियासत में यादवों की बिसात बिछ चुकी, लेकिन सबसे बड़ा वोट बैंक अब भी खामोश है। क्या ये खामोशी आने वाले नतीजों का शोर बनेगी? क्या महागठबंधन अब अपनी ही चाल में फंसता दिखाई दे रहा है? क्या यूपी के लिए भी विपक्ष ने अभी से अपने लिए जाल बुन लिया है? बिहार की सियासी गलियारों में कानाफूसी तेज है। कौन बनेगा चेहरा, किससे मिलेगा टिकट, किस पर टिकेगा सत्ता का ताज? हर गुट अपनी गोटी फिट करने में लगा है और यादव डीगर जातियों के बीच बिसात सज चुकी है। मगर इसी शोर में एक तबका है जो अब तक खामोश है। वो है बिहार की सियासत का एक बड़ा वोट बैंक, मुसलमान मतदाता। महागठबंधन में चेहरों की मुंह दिखाई हो चुकी है। आरजेडी ने टिकट बांट दिए, लेकिन इस बार उस खामोश तबके की हिस्सेदारी बेहद कम दिखाई दे रही है और अब ओवैसी से भी विपक्ष का नाता उलझा हुआ है। सवाल उठता है कि क्या ये सन्नाटा एक नए सियासी करवट से पहले का इशारा है? इस बार इतिहास कुछ दोहराने वाला है। महागठबंधन की तरफ से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाया गया और तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाया गया। अब सबसे बड़ा सवाल जो राजनीति की गलियारों में उठ रहा है वो ये है कि जो विपक्ष हमेशा से मुस्लिमों की हक की बात करता रहा, वो ये दिखाता रहा कि वही मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी है, तो उस विपक्ष की तरफ से कोई मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया? महागठबंधन के इस फैसले से बिहार की 17 से 18% मुस्लिम आबादी, जो लगभग 1.8 करोड़ वोटर है, वो अब नाराज होते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब 2.5% आबादी वाले को मंच से डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया जा सकता है, तो 18% वाले तबके को पीछे क्यों रखा जा रहा है? और सवाल वाजिब भी है, इतने बड़े वोट बैंक को डिप्टी सीएम का वादा क्यों नहीं? क्यों आखिर जब भी इसको लेकर सवाल उठता है तो विपक्ष की तरफ से अलग अलग दलीलें पेश की जाती हैं? इस सवाल पर तेजस्वी यादव का कहना है कि अभी और भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, लेकिन पहली बारी में ही क्यों मुस्लिम चेहरे को उम्मीदवार नहीं बनाया गया? क्या अब सिर्फ उन पर मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है? जो मुस्लिम नाराज हुए हैं उसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है? मुस्लिमों को नजरअंदाज करने के लिए 3 बड़े कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि जब वोट मिल रहा है तो कैसी गरज। महागठबंधन में एक सोच है कि जब उन्हें मुस्लिम वोट मिल ही रहा है तो सत्ता के बड़े पदों की लड़ाई में उन्हें क्यों शामिल किया जाए? ज्यादा बड़ी चुनौती पिछले तबके और दलित वोटों को समेटने की है। विरोधी तो ये तक कह रहे हैं कि मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर महागठबंधन की पार्टियां अपना उल्लू सीधा कर रही है। दूसरा ये कि अगर महागठबंधन ने किसी एक को चेहरा चुना तो बाकी के नाराज होने का खतरा बढ़ जाता है। वर्तमान में मुस्लिम नेतृत्व में वो स्पष्ट चेहरा नहीं मिल रहा है जिसे पूरा गठबंधन स्वीकार करे। हालांकि मंच पर आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी बैठे हुए थे, लेकिन अगर मुस्लिम नेतृत्व की बारी आएगी तो कांग्रेस के नेता भी दावा ठोकेंगे। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण ये कि महागठबंधन को बीजेपी के नैरेटिव का डर है। अगर डिप्टी सीएम मुस्लिम हुआ तो विपक्ष कहेगा मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है। इससे विपरीत ध्रुवीकरण का खतरा पैदा हो जाएगा, यानी 18% को सत्ता में भागीदारी देने के एवज में 42% के बिखर जाने का खतरा। चलिए अब इन पहलुओं को बारीकी से समझते हैं और बिहार के पेचीदा राजनीतिक परिदृश्य को देखने की कोशिश करते हैं कि एक बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद मुस्लिम नेतृत्व बिहार में हाशिए पर क्यों है। उसके लिए हमें पहले जातीय समीकरण को समझना होगा। बिहार में एमवाई यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ महागठबंधन का खासकर आरजेडी का पारंपरिक आधार रहा है, लेकिन 2020 के चुनावों में ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग वोटों का विभाजन गठबंधन के लिए नुकसानदेह साबित हुआ था। मुकेश सहनी, जिन्हें सन ऑफ मला भी कहा जाता है, उनका दल वीआईपी मला समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, जिनकी आबादी लगभग 2 से 3% है, जो ईबीसी का बड़ा हिस्सा है। सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाकर महागठबंधन ने ईबीसी वोटों को एकजुट करने की कोशिश की है ताकि एनडीए के ओबीसी ईबीसी फोकस को चुनौती दी जा सके। हालांकि इस बार एनडीए की रणनीति पहले से भी ज्यादा मजबूत है। महागठबंधन जानबूझकर मुस्लिम चेहरे को डिप्टी सीएम ना बनाकर चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई पर केंद्रित रखना चाहता है। अगर कोई मुस्लिम नेता को ये पद दिया जाता है तो बीजेपी इसे मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा बना सकती थी, जिससे हिंदू वोट एकजुट होता थे। 2005 के चुनावों में रामविलास पासवान के मुस्लिम सीएम स्टंट के बाद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ा था, जिसका असर लंबे समय तक एआईएमआईएम जैसे दल पहले ही इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहते हुए
कि 13% यादव 18% मुस्लिमों को बीजेपी से बचाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम क्यों नहीं। एआईएमआईएम नेता सैयद आसिम वकार ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बड़े सवाल उठाए। सुनिए उनका क्या कहना है। बिहार में 13% वाले यादव जी 4% वालों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। 2% वालों से भी कह रहे हैं कि हमको वोट दो, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। 6% वालों से भी कह रहे हैं कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। और वही 13% वाले यादव जी 18% मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हम तुमको बीजेपी से बचा लेंगे। यादव जी, अब आप हमें ना बचाइए, दरअसल अब हम आपको बचाएंगे। और अगर आपको खुद बचना है और मुख्यमंत्री बनना है तो आपको 18% मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा। हम मुसलमानों को अकल आ गई है, हम समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए हमें ताकतवर बनना पड़ेगा, हमें ओहदे पर फायज होना पड़ेगा। और मुसलमानों ने ये बात तय कर ली है कि इस बार डिप्टी सीएम से नीचे कोई समझौता नहीं होगा। इसके अलावा वारिस पठान ने भी यही सवाल उठाए। सुनिए क्या कह रहे हैं वारिस पठान। ये महागठबंधन अनाउंस किया है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और जो साहनी साहब हैं वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अब यही हमारा दर्शाता ना, देखिए इनका हिपोक्रेसी जो है ये इस तरह से सामने आ जाती है। यही महागठबंधन और यही महाविकास आघाड़ी का स्लोगन क्या था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब क्या हो गया हिस्सेदारी का, 2% वाला साहनी जो है वो बन सकता उप मुख्यमंत्री। 19% वाला जो मुसलमान है उसका अता पता ठिकाना भी नहीं है। देखिए क्या ये इंसाफ है, क्या ये हिस्सेदारी है, क्या ये बराबरी है। हाँ, तो हम तो यही बात कर रहे हैं ना हिस्सेदारी की, यानी मुसलमान सिर्फ आपके लिए दरी बिछाएगा, मुसलमान को आप सिर्फ उसके वोट के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इलेक्शन खत्म, अपना काम बनता, बाहर में जाए मुसलमान जनता। यही आपका उसूल बन गया है। दरअसल महागठबंधन भले ही ये दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उनका आंतरिक कलह समय समय पर बाहर निकलकर सामने आता रहा। महागठबंधन पर अंदरूनी राजनीति और सीट शेयरिंग का दबाव है। वीआईपी ने 15 से 20 सीटों की मांग की थी और सहनी का पूर्व एनडीए कनेक्शन, क्योंकि वो 2022 तक बीजेपी के साथ थे, उन्हें ट्रस्ट वोट के रूप में उपयोगी बनाता है। कांग्रेस ने गहलोत के नेतृत्व में ये डील फाइनल की ताकि गठबंधन टूटने से बचे। मुस्लिम प्रतिनिधित्व सीटों और मंत्रिमंडल में मिल सकता है, लेकिन शीर्ष पद पर नहीं, क्योंकि ये यादव मुस्लिम गठजोड़ को यादव प्रधान दिखा सकता है। बीजेपी इसे उछाल रही है। एनडीए ने शाहनवाज हुसैन जैसे मुस्लिम चेहरे दिए, महागठबंधन ने क्या किया, ये एक बड़ा सवाल है। ये फैसला मुस्लिमों में असंतोष पैदा कर चुका है। एआईएमआईएम के शौकत अली और असीम वकार जैसे नेता इसे वोट बैंक मानने का आरोप लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, अगर महागठबंधन ने 2 डिप्टी सीएम का ऐलान किया होता जैसे राजस्थान मॉडल, तो एक मुस्लिम को शामिल कर संतुलन बनाया जा सकता था, लेकिन अभी ये चूक लग रही है जो सीमांचल और मगध जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट खिसकाव का कारण बन सकती है। कुल मिलाकर ये फैसला जातिगत गणित की मजबूरी और सांप्रदायिक जोखिम से उपजा है, ना कि मुस्लिम की उपेक्षा से। लेकिन राजनीति में वोट बैंक को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। 2020 में भी ऐसे ही हुआ था। अगर महागठबंधन सुधरता है, जैसे चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में मजबूत मुस्लिम प्रतिनिधित्व, तो नुकसान सीमित रह सकता है, वरना इसका फायदा एआईएमआईएम या एनडीए को हो सकता है। और ये भी संभव है कि ये जो चिंगारी लगी है इसकी लपटें उत्तर प्रदेश तक उठे, क्योंकि 2027 में भी यूपी में विधानसभा चुनाव है और वहां का भी समीकरण लगभग ऐसे ही है। ऐसे में वहां पर भी विपक्ष को मुस्लिमों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में अभी तक कोई भी मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बना है। ऐसे में यहाँ भी एक बड़ा सवाल हो जाता है कि क्या विपक्ष ने बिहार के जरिए यूपी में भी अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली है। दर्शकों, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।